हिंदी साहित्य में कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं मौन से बोलते हैं, जो बड़ी घोषणाएं नहीं करते लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को बहुत हल्के से हमारे सामने रख देते हैं। आज हम ऐसे ही लेखक को याद कर रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल। उनका जाना केवल एक लेखक का जाना नहीं है, बल्कि संवेदनशील मनुष्यता के एक स्वर का चुप हो जाना है। 23 दिसंबर 2025 रायपुर में 89 वर्ष की आयु में विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस संसार से विदा ली। लेकिन वे गए नहीं हैं, वे हमारी भाषा में, हमारे मौन में और हमारे भीतर अब भी जीवित हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। वे किसी बड़े साहित्यिक आंदोलन के नारे नहीं बने, किसी विचारधारा के झंडा बरदार नहीं रहे, लेकिन जीवन की सच्ची करुणा उनकी हर पंक्ति में बहती रही। वे शिक्षक रहे, एक सामान्य गृहस्थ जीवन जिया और उसी सामान्य जीवन को असाधारण साहित्य में बदल दिया। शुक्ल जी की भाषा में ना तो आक्रोश है, ना प्रदर्शन, ना चमत्कार। उनकी भाषा है धीमी, साफ और मानवीय। वे लिखते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने मन की बात खुद से कर रहा हो। उनकी रचनाओं में छोटी छोटी बातें, कमरा, खिड़की, नौकरी, कपड़े, सड़क, अचानक जीवन के बड़े प्रश्न बन जाती हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज हिंदी उपन्यास की दुनिया में एक मील का पत्थर है। यह उपन्यास गरीबी या व्यवस्था पर नारा नहीं लगाता, बस एक मनुष्य की असहाय गरिमा चुपचाप दिखा देता है। खिलेगा तो देखेंगे आशा का नहीं, प्रतीक्षा का उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी रचनाएं हमें बताती हैं कि दीवारों में भी मनुष्यता के लिए एक रास्ता हो सकता है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और फिर हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन सच यह है कि वे पुरस्कारों से नहीं, पाठकों के मौन प्रेम से बड़े लेखक बने। आज के शोरगुल भरे समय में जब साहित्य भी चीखने लगा है, विनोद कुमार शुक्ल हमें याद दिलाते हैं कि धीरे बोलना भी सच कहने का एक तरीका है। वे सिखाते हैं कि मनुष्य होना किसी विचारधारा से नहीं, संवेदना से तय होता है। विनोद कुमार शुक्ल चले गए, लेकिन उन्होंने हमें देखने की एक नई दृष्टि दे दी। अब जब भी हम किसी साधारण कमरे में बैठेंगे या किसी खिड़की से बाहर देखेंगे, अपने भीतर की चुप्पी सुनेंगे। वहाँ कहीं ना कहीं विनोद कुमार शुक्ल मौजूद होंगे।